हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हिंदी का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही लाभकारी है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को देखिए और जितने भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे हम, और सारे आप याद कर लें, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर में और यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। एक एक नंबर ये आपके परसेंटेज में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका जो है परसेंटेज उठ कर आता है, और क्योंकि ये ठोस होना चाहिए आप सभी का। तो चलिए चलते हैं, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम सभी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भीति का पर्यायवाची है। यदि आपसे पूछ लेता है कि भीति का पर्यायवाची क्या है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे: डर, दीवार, डाकू, ठग। तो यदि आप याद किए रहेंगे कि भीति का पर्यायवाची डर होता है, तो आप डर लगा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, डर होता है। भीति मतलब होता है डर होता है, पर्यायवाची जो है भीति का डर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कह रहा है कि तालाब का पर्यायवाची क्या है। तो अ कह रहा है तडाग है, ब कह रहा है जलाशय है, स कह रहा है पुष्कर है, और द कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि तालाब का जो है तडाग भी होता है, जलाशय भी होता है, पुष्कर भी होता है। तो इसके जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों राइट हैं, इसलिए उपयुक्त सभी में जो है आंसर हमारा सही आएगा। तो तालाब का पर्यायवाची अब यदि पूछे तो आप जलाशय, यदि दिया रहेगा 3, ये 2 नहीं दिए रहेंगे, कोई और दिया रहेगा, तो आप जलाशय पे मारेंगे। यदि तीनों एक साथ दिए हैं, उपयुक्त सभी करके दिया है, तो आप उपयुक्त सभी करके लगाएंगे, एक नहीं लगाएंगे आप। अब नेक्स्ट है आपका दिया है तीसरा क्वेश्चन है कि जागरण का विलोम क्या है। तो जागरण का विलोम शब्द तो दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है हमारा, देख लेते हैं। पहला दिया है कि निंद्रा होता है, ब दिया है जुड़ाना होता है, स दिया है धीमा विनम्र। तो जागरण का मतलब होता है जागना, और इसका जो जस्ट अपोजिट आप समझ लीजिए, निंद्रा होता है मतलब सोना होता है। तो जागरण का अपोजिट यदि पूछता है तो निंद्रा होता है। यदि यहीं पर आपका पूछ ले कि निंद्रा का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप जागरण लिखेंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि तिमिर का विलोम क्या होता है। तिमिर का मतलब होता है दोस्तों अंधकार होता है। तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है। अब अंधकार से आप गेस कर सकते हैं कि तिमिर का विलोम सब अपोजिट क्या होता है। तो यहाँ पर अ जो दिया है ज्योति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंधकार, तो तिमिर मतलब अंधकार होता ही है, दानव मानव ये सब नहीं है। तो तिमिर मतलब अंधकार है, तो इसका विलोम होगा ज्योति। ये एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है आप सभी का। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जो बहुत कठिन से मिलता है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है, कि कह रहा है कि जो बहुत कठिनाई से जो चीज़ हमको मिलती है, प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं। तो वो उसको दुर्लभ बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब हो जाएगा। दुर्लभ मतलब कि बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से प्राप्त होता है। तो दुर्लभ चीज़ें होती हैं, बहुत कम ही प्राप्त हो पाती हैं। तो दुष्कर, दृढ़ प्रतिज्ञा, द्रुतगामी, ये सब एकदम रॉन्ग है। तो आपका दुर्लभ राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत कठिनाई से हमें प्राप्त होता है वह दुर्लभ होता है। मान लीजिए नौकरी हो गई, कुछ भी हो गया। तो नेक्स्ट है आपका कि अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। यदि अनुचित बात के लिए कोई आग्रह करता है, तो उसको एक शब्दों में आपको यदि प्रकट करना हो तो आप क्या कहोगे। तो उसको कहेंगे दुराग्रह कहेंगे। दलाल नहीं कहेंगे, दुखद दशमी नहीं कहेंगे, लेकिन दुराग्रह कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है क्या, दुराग्रह। तो आपका ये जो हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब समास की बात आती है। नवग्रह में समास है। समास तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप समास को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि समास जो है आपका मतलब हर टॉपिक में आता है। आपकी यूपी टेट में तो पक्का आता है, यूपी टेट के लिए भी हो गया, आपके सेमेस्टर में भी ज़रूर पूछता है। तो समास तो आप पूरा पढ़ लीजिए, जितने भी समास हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि नवग्रह में समास है, तो आपको गेस करना है द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है कि द्विगु समास है। तो यहाँ पर नवग्रह मतलब द्विगु समास है। यहाँ पर जैसे कि नव मतलब
संख्याओं का जहाँ बोध होता है, नवग्रह, तिराहा, चौराहा, त्रिवेणी, ये सब जो होता है क्या द्विगु समास में आते हैं। पंचवटी, मतलब जिसमें जिस शब्द से संख्याओं का बोध होता है उससे आप जान लीजिए कि वह द्विगु समास होगा। ये मतलब एक नॉर्मली है, आसान है समझने के लिए कि द्विगु समास किसको कहते हैं। नवग्रह, पंचवटी, ये सब, त्रिवेणी, चार राहों वाला, ये सब जितने भी जहाँ पर संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो रचनाएं बता दें यहाँ आप सभी के लिए कि रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप रचनाओं को भी जो मेन हो गए, जैसे कि आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, रसखान हो गए, कबीर हो गए, तो इन सब को पढ़ लीजिए क्योंकि इन सब के बारे में अक्सर ही पूछा जाता है या फिर इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इनका उपन्यास पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही पूछता है और जो है सेमेस्टर में तो पूछता है। तो उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी बहुत ही फेमस जो है वो है रचना है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। उर्वशी के रचनाकार यहाँ पूछ रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यदि पूछे कि उर्वशी के रचनाकार कौन है तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, रसखान, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी रचना है क्योंकि हर बार ये आपके सेमेस्टर में यही पूछा जाता है। यूपी टेट में भी हुआ देख लीजिए और हर सेमेस्टर में पूछता है। हिंदी में तो ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिए आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चिंतामणि के रचनाकार यदि पूछता है तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कबीरदास नहीं है, मीराबाई भी नहीं, रसखान भी नहीं है। तो जो उत्तर है आपका सही है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। गोदान के रचनाकार कौन है। तो गोदान के रचनाकार तो प्रेमचंद है, ये तो है, ये है गबन गोदान, ये सब जो है इरावदी, कंकाल, तितली, ये सब इनके उपन्यास हैं। तो गोदान के रचनाकार पूछता है यदि तो आप प्रेमचंद मारेंगे। नेक्स्ट है आपका कि देश विदेश में समास है। तो देश विदेश में समास है। अब यहाँ पर देख लीजिए, समास से 2 क्वेश्चन इतने में ही आ गए हैं क्योंकि समास हर जगह पूछता है। हिंदी में क्या रखा है, समास हो गया, संधि हो गया, रचनाएं हो गई, यही सब तो आपके मिलके बनते हैं। तो एक एक 2 रचनाओं से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देश विदेश में समास है आपका, क्योंकि देख लीजिए योग है, तो देश और विदेश में द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता में माता और पिता, बीच में आ और एवं कुछ या कुछ भी लग जाए तो देश विदेश में भी आपका द्वंद्व समास है। जैसे माता और पिता, खाना और पीना, जिसमें बीच में एवं और लग जाए, योजक चिन्ह लग जाए। यहाँ पर देश विदेश में योजक चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। करुण रस का स्थायी भाव है। पहले भी मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों कि मतलब हर क्या कहते हैं, हर अस्थाई भाव रस तो आपका बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हो गया है। हर में 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना अनिवार्य है। तो करुण रस का अस्थाई भाव पूछा है, यहाँ पर शोक होता है। ये थे हमारे आज के पूरे क्वेश्चन। फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लेके आते हैं दोस्तों कि आप सभी ऊब जाएंगे। फिर भी आप सभी इतने में देख लें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किसका कितना नंबर बहुत अच्छा आया है और किसको कितना याद है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो भीति का पर्यायवाची है दोस्तों, तो हमारा डर हो जाएगा। भीति का पर्यायवाची पूछे तो डर हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची पूछे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और जागरण का विलोम शब्द क्या होता है, तो निंद्रा हो जाएगा। तिमिर का विलोम क्या होगा, ज्योति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दुर्लभ कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको दुर्लभ कहते हैं। अब अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। वो को मतलब उससे कोई लाभ नहीं होता। नवग्रह में समास कौन सा है, तो द्विगु समास है। उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी के रचनाकार पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर लगा दीजिएगा आप सभी।
और चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। गोदान के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। देश विदेश में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है आपका। और क्या कहते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए।